भू आकृतिक प्रक्रियाएं अध्याय 6। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी प्रॉपर्टी एवं अन्य आंतरिक संरचनाओं का क्रम विकास कैसे हुआ, भू प्रॉपर्टी, प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ, ये सब है कि धरातल असमतल क्यों है। सर्वप्रथम भू प्रॉपर्टी गत्यात्मक है। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में संचलित होती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचलित होती थी। भू प्रॉपर्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक एक्सोजेनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जात एंड्रोजेनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण, वियरिंग डाउन, तथा बेसिंग, निम्न क्षेत्रों या गर्तों का भराव, अत्यधिक तल्लोदन। धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावश के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती है या उनका निर्माण करती है तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उच्चावश में भिन्नता के सम यानी कि बराबर करने में असफल रहती है। अतः भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनिक बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल है तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती है। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह सस्टेन में योगदान होता है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि से सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया अभी दे रही हैं तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे वह निर्मित है उसको समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। भू आकृतिक क्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। पटल विरूपण, डिजास्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखीता, वोल्केनोनिज्म अंतर्जनित एवं भू आकृतिक प्रक्रिया हैं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित है। अपक्षय, वृद्धचरण, मास वेस्टिंग, अपरदन एवं निक्षेपण, डिपोजिशन बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया हैं। इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण, एक्वायर तथा परिवहन करने में सक्षम है उसको भू आकृतिक कारक कहा जाता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। यह एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एजेंट एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, हवा, लहरें एवं धाराएं इत्यादि है जो धरातल के पदार्थों को हटाता और ले जाता है तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। क्या आप समझते हैं कि भू आकृतिक कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है? गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक डायरेक्शनल बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों का दबाव स्ट्रेस डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल स्ट्रेस लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है।
निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है, और सभी संचलन चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर या प्रवणता के कारण ही घटित होते हो। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर। अंतर्जनित प्रक्रियाएं, एंडोजेनिक प्रोसेसेस। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांश रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन, रोटेशनल एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण, डिजास्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखीता, वोल्केनोइज्म को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह, भूप्रपट्टी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूप्रपट्टी की सतह असमतल होती है। पटल विरूपण। सभी प्रक्रियाएं जो भूप्रपट्टी को संचलित, उत्थापित तथा निर्मित करती है, पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है: तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूप्रपट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं। दूसरा, धरातल के बड़े भाग के उत्थान या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं। तीसरा, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। चौथा, प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका। प्लेट परिवर्तनिकी प्रक्रिया में भूप्रपट्टी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है और महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृत हो सकती है। परिवर्तनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। परिवर्तनी महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी प्रक्रियाओं से भूप्रपट्टी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन, तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा, मैग्मा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक को द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक में पिछले अध्याय के आग्नेय शैलों शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। ज्वालामुखीता एवं ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, एक्सोजेनिक प्रोसेस। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक टेक्टोनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। क्या आप सोचते हैं कि ढाल या प्रवणता बहिर्जनिक बलों से नियंत्रित विवर्तनिक कारणों द्वारा निर्मित होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल, स्ट्रेस कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल, स्ट्रेस धक्का और खिंचाव, पुश एंड पुल से उत्पन्न होता है। इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल होते हैं। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। ठीक है। अन्नाच्छादित प्रक्रिया अपचय, प्रेरक बल, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण। अपचय में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण और आणविक दाब तथा रासायनिक क्रिया होती है। वृत्त संचलन, इसमें गुरुत्वाकर्षण होता है। अपर्दन या जो होता है परिवहन, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये क्या था कि यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या विसर्पण, फिसलन, स्लिपेज होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन और एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों, ग्रेन्स के बीच बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड बॉडी में प्रतिबल का विकास अपचय, वृत्त, क्षरण, संचलन, अपवर्तन और निक्षेपण का मूल कारण है। चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती है।
तापक्रम एवं वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अन्नाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अन्नाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत, स्ट्रिप ऑफ करना या अनावरण हटाना। अपक्षय, व्रत, क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह देख सकते हो अन्नाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उससे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित है जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायवी तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिणमुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिमा भूमि ढालों का अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनः वायु का वेग एक एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण के संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार, फॉरेस्ट व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल क्या होता है? यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वलन, भ्रंज, संयंत्र का पूर्वाभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन, झुकाव और जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण, तल घटक, खनिजों की कठोरता एवं कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। विभिन्न प्रकार की शैल अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिशोध क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैलें भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है, अतएव वे भिन्न भिन्न दरों पर कार्यरत रहती है तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती है। अधिकांश बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा मंद होता है तथा अल्पावधि में अनवज्ञ में इनपरसेप्टिबल हो सकता है। दीर्घावधि में यह सतत श्रांति फटीग के कारण शैलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यदि मूल रूप से भूप्रकृति के उद्भव से संबंधित है तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उसके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है। अपक्षय, वेदरिंग। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों के धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या प्राय सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन, मैकेनिकल एवं रासायनिक वियोजन, अपघटन, डिकम्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चूँकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, ये एक स्वस्थानीय इन सिटू या तदस्थन ऑन साइट प्रक्रिया है। क्या आप अपक्षय के कारण कभी कभी होने वाली धीमी गति परिवहन का पर्याय है? यदि नहीं तो क्यों? देखते हैं। देखें, अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भूमिकी, जलवायु, स्थलाकृति एवं वनस्पतिक कारकों द्वारा प्रानुकूलित कंडीशन्ड होती है। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों को अक्षांश अंकित कीजिए। अपक्षय प्रक्रियाओं को तीन प्रमुख प्रकार इस प्रकार है। क्या क्या? सबसे पहला रासायनिक होता है, दूसरा भौतिक एवं यांत्रिक, तीसरा जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है।
परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जाता है। रासायनिक अपक्षय या प्रक्रिया, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। अब अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विचलन, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण सेलों के अपघटन, विलयन तथा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म प्लास्टिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती है। घोल या विलयन। जब कोई वस्तु जल या अम्ल एसिड में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जल या अम्ल को घोल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है, जो जल या कम अम्ल में खनिज की विलेयता पर निर्भर करता है। जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं एवं जल में निलंबित सस्पेंशन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। घुलनशील शैल निर्माण वाले नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। अतः ये खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अवशिष्ट छोड़े सुगमता से निक्षालित लीस्ट हो जाता है और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनाइट जैसे खनिज कार्बोनिक एसिड युक्त जल, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है, उसमें घुलनशील होते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में प्रवाहित होते हैं। क्षयोन्मुख जैव पदार्थों द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। साधारण कॉमन लवण सोडियम क्लोराइड भी एक शैल निर्माण करने वाला खनिज है, जो कि घुलनशील है। कार्बोनेशन। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। ये फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। इससे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। जल योजन, हाइड्रेशन। जल योजन जल का रासायनिक योग है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तरित एक्सपेंडेड हो जाते हैं एवं ये विस्तार पदार्थ के आयतन, वॉल्यूम अथवा शैल में वृद्धि का कारण बनते हैं। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। यह प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय एवं लंबी होती है तथा इसकी सतत पुनरावृत्ति से शैलों में श्रांति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसमें विघटन हो सकता है। अनेक कले खनिज शुष्क एवं आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते एवं संकुचित होते हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति ऊपरी शाई ओवरलेइंग पदार्थों में दरार का कारण बनती है। रंध्र क्षेत्र में समाहित लवण तीव्र एवं बार बार जल योजन से प्रभावित होकर शैल विभंग फ्रैक्चर में सहायक होता है। जल योजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन, अपसल्कन, एक्सफोइलेशन एवं कणीय विखंडन द्वारा भौतिक अपक्षय में सहायता प्रदान करता है। ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीकरण वही होता है जहाँ वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लो मैग्नीज, गंधक, सल्फर इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुए व्यवधान से शैलों का टूटना जारी रहता है। ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोह धारक, बायोटाइट, ओलिवाइन एवं पायरोक्सिन जैसे खनिजों को प्रभावित करती है। ऑक्सीकरण होने पर लोह का लाल रंग भूरे या पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहां ऑक्सीजन का अभाव है, तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे न्यूनीकरण कहते हैं। ऐसी दशाएं प्राय भौम जल स्तर के नीचे रुद्र जल के क्षेत्र या जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती है। न्यूनीकृत होने पर लोह का रंग लाल, हरे या आसमानी धूसर ब्लूइश ग्रे रंग में बदल जाता है। अपक्षय की प्रक्रियाएं अंतर संबंधित है। जल
योजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण साथ साथ चलते हैं एवं अपचय प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। क्या हम लोह में जंग लगने को ऑक्सीकरण का उदाहरण मान सकते हैं? रासायनिक कितना आवश्यक है? भौतिक अपचय प्रक्रियाएं, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। भौतिक या यांत्रिक अपचय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों फोर्सेस पर निर्भर करती है। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे अत्यधिक ऊपर भार या दबाव, या अपरूपण प्रतिबल, शियर स्ट्रेस। दूसरा, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रवों में वृद्धि तथा पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण, एक्सपेंशन बल। और तीसरा है शुष्क एवं आर्द्र चक्रों के नियंत्रित जल का दबाव। इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती है। भार विहीनीकरण एवं विस्तारण, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। अनवरत अपरदन के कारण ऊपरी शाही शैलों के भार का अपनयन ऊर्ध्वाधर दबाव वर्टिकल प्रेशर के निर्मुक्ति का कारक होता है, जिससे शैलों के ऊपरी संस्तर विस्तारित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शैलों का पातन एवं तत्स्वरूप विघटन होता है। त्रिभंग फ्रैक्चर मोटे तौर पर भूतल की सतह के समानांतर विकसित होता है। भूमि के वक्र सतह वाले क्षेत्रों में चाप विभंग द्वारा शैलों की भारी चादरें अपशल्कन पट्टियां निर्मित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भार विहीनीकरण, अनलोडिंग एवं दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपशल्कन चादरों का क्षैतिज विस्तार सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों मीटर तक हो सकता है। बड़े चिकने गोलाकार गुंबद को अपशल्कन गुंबद कहते हैं, जो इस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण, टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन। शैलों के विद्यमान विभिन्न प्रकार के खनिजों में स्वयं के विस्तारण एवं संकुचन की अपनी सीमाएं होती है। तापक्रम बढ़ने के साथ प्रत्येक खनिज फैलता है एवं अपने निकटस्थ खनिज को दबाता है तथा तापक्रम गिरने के साथ उसमें तदनुसार संकुचन होता है। तापक्रम में दैनिक परिवर्तन के कारण शैलों के छिछले संस्तरों के खनिज कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता रहता है। यह प्रक्रिया शुष्क जलवायु एवं अधिक ऊंचे क्षेत्रों में, जहां दैनिक तापक्रमांतर बहुत अधिक होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि ये संचलन बहुत लघु होते हैं, परंतु अनवरत श्रांति फटीग के शैलों को बहुत कमजोर बना देते हैं। शैलों के सतही संस्तरों में उनकी गहराई के संस्तरों की अपेक्षा विस्तारण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण शैलों के अंदर प्रतिबल स्ट्रेस उत्पन्न होता है और परिणाम स्वरूप सतह के समानांतर अनुप्रस्थ विस्थापन एवं विभंग विकसित हो जाते हैं। गर्म तथा ठंडा होने में विभेद एवं भिन्नता होने के कारण सतह के संस्तर में होने वाले फैलाव तथा संकुचन और तत्पश्चात धरातल के अपशल्कन के कारण शैलों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट शैलों में इस प्रक्रिया से चिकनी सतह के छोटे से लेकर बड़े गुलाशों का निर्माण होता है, जिसे टॉर कहते हैं। अपशल्कित गुंबद, हिमकरण, पिघलन एवं तुषार वेजिंग, फ्रीजिंग, थ्रेविंग एंड फॉरेस्ट वेरिंग। शैलों के रंध्रों एवं दरारों में बार बार हिमकरण एवं पिघलन होने से हिम की वृद्धि होने के कारण तुषार अपक्षय घटित होता है। यह प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाइयों तक, जहां हिमकरण एवं पिघलन की प्राय पुनरावृत्ति होती है, में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। जल का तीव्रता से हिमकरण इसके अचानक फैलाव एवं उच्च दबाव का कारण बनता है। यह फैलाव संधियों, जॉइंट्स, दरारों एवं छोटी अंतर्गणीय इंटरग्रेनुलर विभंगों को प्रभावित कर उन्हें तब तक चौड़ा करता जाता है जब तक शैलें टूटकर अलग नहीं हो जाती। लवण अपक्षय, साल्ट वेदरिंग। शैलों में नमक तापीय क्रिया, जल योजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बोरियम जैसे लवणों में आयतनिक फैलाव की प्रवृत्ति होती है। इन लवणों का फैलाव उनके तापक्रम एवं तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। रेगिस्तान में 30% से 50% तक सतह का उच्च तापक्रम लवण विस्तारण में सहायक होता है। सतह के निकटस्थ रंध्रों में लवण के क्रिस्टल शैलों के पृथक कणों में विपाटन पैदा कर देते हैं, जो अंततः गिर जाते हैं। पृथक कणों के गिरने की यह प्रक्रिया कणिक विघटन या कणिक शल्कन का कारण बन सकती है। सभी लवण विघटन प्रक्रियाओं में लवण क्रिस्टलन सर्वाधिक प्रभावकारी है। आर्द्रता एवं शुष्कन के एकांतर वाले क्षेत्रों में लवण क्रिस्टल की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशाएं होती है।
इसमें निकटस्थ कण अलग हो जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सोडियम क्लोराइड एवं जिप्सम क्रिस्टल अनुप्रस्थ विस्थापित हैव्ड अप हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे अनुप्रस्थ विस्थापित सतह पर दरारें विकसित हो जाती हैं। लवण क्रिस्टल की वृद्धि के साथ खड़िया और बड़ी सुगमता से टूट जाती है। इसके बाद चूना पत्थर, बालू पत्थर, शेल, नीस, ग्रेनाइट की भी यही स्थिति होती है। जैविक कार्य एवं अपचय, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। जैविक अपचय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपचय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन्स के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केंचुआ, दीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं वेजिंग फान के द्वारा नई सतह सरफेस का निर्माण होता है। इससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत एक्सपोज सतह में नमी एवं हवा के वेदन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोतकर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधों एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का क्षरण घुलन बढ़ जाता है। पौधे की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती है तथा उन्हें यांत्रिक ढंग मैकेनिकली से तोड़कर अलग अलग कर देती है। अपचय के लिए विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, अपशल्कन। इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपचय प्रक्रियाओं, तापीय संकुचन एवं फैलाव एवं लवण अपचय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपशल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। शेल या आधार शेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। चित्र है। अपशल्कन आभारितकरण, अनलोडिंग एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकोचन के कारण भी उत्पन्न होता है। अपशल्कित गुंबद एवं टॉर्च क्रमशः अभिभारित एवं तापीय संकोचन से उत्पन्न होते हैं। अपचय का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अपचय प्रक्रियाएं शैलों के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपरदन एवं वृद्धि संचलन, मास मूवमेंट के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखतः वनस्पति की देन है तथा वन अपचयी प्रवाह मेंटल की गहराई पर निर्भर करता है। यदि शैलों का अपचय न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपचय वृद्धजनन, अपरदन, उच्चावस और लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृतियां अपरदन का परिणाम है। शैलों का अपचय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबों के अयस्कों में समृद्धिकरण, एनरिचमेंट एंड केंद्रण, कंसंट्रेशन में सहायक होता है। अपचय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब शैलों का अपचय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपचय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसी को समृद्धिकरण कहते हैं, एनरिचमेंट कहते हैं। वृहद संचलन, मास मूवमेंट। वृहद संचलन, मास मूवमेंट। वृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें शैलों का वृहद मलबा डेब्रिज गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबे की संचालन गति मन से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के सिलसिले स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन, पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों एवं अपचय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि वृहद संचलन के लिए अपचय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। वृहद संचलन अपचयित ढलानों पर अनपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। वृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें एवं धाराएं वृहद संचलन की प्रक्रिया में
सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि वृहद संचलन अपरतन के अंदर नहीं आता। यद्यपि पदार्थों का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महांतर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ शिथिल संस्तर वाले शैल भ्रंश तीव्रता से झुके हुए संस्तर खड़े भृगु या तीव्र ढाल पर्याप्त वर्षा मूसलाधार वर्षा या वनस्पति का अभाव वृहद संचलन में सहायक होते हैं। वृहद संचलन की सक्रियता के कई कारक होते हैं। वे इस प्रकार हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों को टिकने के आधार को हटाना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों के प्राकृतिक एवं कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अधिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों का स्नेहन लुब्रिकेशन द्वारा उत्पन्न अधिभार। 5वां, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट मशीनों द्वारा कंपन वाइब्रेशन और अत्यधिक प्राकृतिक रेशा, झीलों जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन के परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना। प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं: अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह एवं तीसरा स्खलन। वृहद संचलन विभिन्न प्रकारों संचलन की सापेक्ष गति दर या आर्द्रता की सीमाओं के संबंधों को दर्शाता है। वृहद संचलन को 2 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मंद संचलन, तीव्र संचलन। मंद संचलन स्लो मूवमेंट्स, मंद विरूपण क्रीप्स इस वर्ग का एक प्रकार है जो कि मध्यम तीव्र मॉडरेटली स्टीप एवं मृदा से आच्छादित ढाल पर घटित होता है। इसमें पदार्थों का संचलन इतना मंद होता है कि इसका आभास करना कठिन होता है और दीर्घकालिक पर्यवेक्षण से ही इसका पता चलता है। इसमें सम्मिलित पदार्थ मृदा एवं शैल का मलबा हो सकता है। क्या आपने कभी बाढ़ स्तंभ या दूरभाष स्तंभ को अपनी लंबवत वर्टिकल स्थिति से झुके हुए तथा संरेखण अलाइनमेंट में देखा? यदि देखा है तो वह मंद विरूपण का प्रभाव है। इसमें सम्मिलित पदार्थों के आधार पर अनेक प्रकार के मंद विरूपण जैसे मिट्टी मंद विरूपण, टैलेस मंद विरूपण, शैल हिमानी मंद विरूपण आदि की पहचान की जा सकती है। इस वर्ग में मृदा विरूपण में भी सम्मिलित होता है जिसका संबंध ढाल के सहारे मंद गति से प्रवाहित मृदा के अंबार अथवा पानी से स्नेहित संतृप्त सूक्ष्म कण वाले शैल मलबा से होता है। ये प्रक्रिया उन क्षेत्रों में आम होती है जहाँ परिहिमानीय एवं आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर गहराई तक हिमकृत मैदान का सतही पिघलाव होता है तथा वहाँ लंबी लगातार वर्षा होती है। जब ऊपरी भाग संतृप्त हो जाता है एवं निम्न भाग जल के लिए अप्रवेश्य हो तो ऊपरी भागों में प्रवाह होता है। तीव्र संचलन रैपिड मूवमेंट, ये संचलन आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पर घटित होते हैं। संतृप्त चिकनी मिट्टी या गादी धरातल पदार्थों का निम्न अक्षांशों वाली वेदिकाओं या पहाड़ी ढालों साइड्स के सहारे निम्नामुख संचलन मृदा प्रवाह अर्थ फ्लो कहलाता है। प्राय पदार्थ सीढ़ी के समान वेदिकाएं बनाते हुए अवसर्प कर जाते हैं तथा अपने शीर्ष के पास छापाकार कगार पर पदांगुली के पास एकत्रित आभार छोड़ जाते हैं। जब ढाल तीव्रतर होते हैं तो आधार शैल विशेषकर कोमल सॉफ्ट परतदार शैल जैसे शैल या गहराई से अपक्षयित आग्नेय शैल भी ढाल के नीचे स्खलित हो जाती है। इस वर्ग में दूसरा प्रकार है कीचड़ प्रवाह मड फ्लो। वनस्पति आवरण के अभाव एवं भारी वर्षा के कारण अपक्षयित पदार्थों के मोटे संस्तर जल से संतृप्त हो जाते हैं एवं धीरे धीरे अथवा तीव्रता से निश्चित वाहिकाओं चैनल के सहारे नीचे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह एक घाटी के अंदर कीचड़ की नदी से दिखाई पड़ती है। जब कीचड़ प्रवाह वाहिकाओं से बाहर निकलकर गिरिपथ पिन मार्ट या मैदान में आते हैं तो वे सड़कों पुलों मकानों की चपेट में लेते हुए बहुत विध्वंसकारक सिद्ध होते हैं। ऐसे कीचड़ का प्रवाह उद्गारित या हाल में ही उद्गारित ज्वालामुखी के ढालों पर बहुधा पाए जाते हैं। ज्वालामुखी राख धूल एवं अन्य खंडित तत्व भारी वर्षा के कारण कीचड़ में परिवर्तित हो जाते हैं एवं ढालों पर कीचड़ की नदी या जीवा टंक के रूप में प्रवाहित होते हैं। इनसे मानव अधिवासों को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। इस प्रकार के संचलन में तीसरा प्रकार मलबा अवधाव वनस्पति आवरण युक्त या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है। ये तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में घटित होता है। मलबा अवधाव कीचड़ प्रवाह से बहुत तीव्रतर होता है तथा
अवधाव के समान होता है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों एवं उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वतों में कुछ ऐसे ज्वालामुखी है जिनमें पिछले दशकों में उद्गार हुआ तथा उनके ढालों पर उद्गार की अवधि में उद्गार के पश्चात बहुत विनाशकारी कीचड़ प्रवाह हुआ। भूस्खलन लैंडस्लाइड्स। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षतया शुष्क होते हैं और असंलग्न वृत्त का आकार एवं आकृति, शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पाए जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है उसके संदर्भ में पश्च आवर्तन रोटेशन के साथ शैल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन स्लिपिंग को अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन रोलिंग या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े वर्टिकल या प्रलंबी फलक फेस से मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल वृत्त के स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। तीव्र नति संसरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन फॉल कहलाता है। शैल पतन शैलों के फलक के उतले संस्तर से होता है जो इसे शैल स्खलन जिसमें पदार्थ पर्याप्त गहराई तक प्रवाहित होते हैं से अलग करता है। वृत्त क्षरण वृत्त संचलन में से आपको अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है वो क्यों मर्दा सर्पण को तीव्र प्रवाह संचलन रैपिड फ्लो मूवमेंट के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है और क्यों नहीं। देखो, हमारे देश में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय। दूसरा, विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह अधिकांश परतदार शैलों एवं असंगठित एवं अर्धसंगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक की दृष्टि से अधिक स्थायी स्टेबल है तथा बहुत कठोर शैलों से निर्मित है। परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े भृगु एवं कगार के साथ तीव्रतर है। तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर रेंज के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है। अतः इन स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा अवधाव के साथ प्राय शैल के पतन डायरेक्ट रॉकफॉल होता है। अपरदन एवं निक्षेपण इरोजन एंड डिपोजिशन। अपरदन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों फ्रेगमेंट्स में टूटती है तो अपरदन के भू आकृति कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौमजल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाते हैं, जो कि इन कारकों को गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपरदन में पर्याप्त योगदान देता है। अपरदन द्वारा उच्छावच का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य भी घर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपरदन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय वृत्त क्षरण एवं अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। वृत्त संचलन एवं अपरदन में अंतर है। वृत्त संचलन में शैल मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी, लहरें एवं धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। वस्तुतः यह अपरदन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि चित्र संख्या 6.1 से स्पष्ट है कि अपरदन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपरदन एवं जल परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी, लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम 3 कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये कारक पदार्थों की क्रमशः 3 अवस्थाओं गैसीय हवा, तरल प्रवाहशील जल और ठोस हिमानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपरदन का अर्थ है गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग जो भू सतह के साथ संचरित कारकों से संबंधित होता है।
गतिज ऊर्जा निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², जहाँ m मास वृहद और v वेलोसिटी वेग है। इस प्रकार के कार्य करने हेतु प्राप्त ऊर्जा पदार्थ के वृहद तथा उसके संचलन वेग पर निर्भर करेगी। जैसे कि विशालकाय हिमानी वृहद बहुत मंद गति से संचलित होते हैं, परंतु अपरदन की दृष्टि से ये बहुत प्रभावकारी होते हैं। दूसरी ओर हवा, जो कि गैसीय रूप में होती है, कम प्रभावी होती है। अपरदन के दो अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लहरें थल एवं जलमंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती है, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक लिथोलॉजिकल विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यदि शैल पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राप्य है तो कास्ट चूनाकृताकृतियों का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होगा। निक्षेपण क्या है? अपरदन का परिणाम है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित डिपोजिटेड होते हैं और निक्षेपण से निम्न भूभाग डिप्रेशन भर जाते हैं। वहीं अपरदन के कारक जैसे प्रवाहयुक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तल्लोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय में भू आकृतियों एवं उनका उद्भव इवोल्यूशन में विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है। मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशंस। मृदा एवं उनके तत्व, सॉइल एंड सॉइल कंटेंट्स। आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं, आप मैदानों में खेलते हैं और मृदा के संपर्क में आते हैं, आप मृदा को छूते हैं, उनका अनुभव करते हैं, तो आपको कैसा अनुभव होता है? मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है, जिसमें जीवित पदार्थ क्या है? मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है। क्या? प्राकृतिक तत्वों का, जिसमें जीवित पदार्थ और पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। ठीक है। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है। क्या है? गत्यात्मक माध्यम है। इसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक, जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती है। मृदा अपकर्ष का परिणाम है। यह वृद्धि का भी माध्यम है। यह परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती है। ये वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म एवं शुष्क आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद और बंद हो जाती है। यदि इसमें पत्तियां गिरती है, घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा का रसायन, उसमें जैव पदार्थ की मात्रा, पेड़ पौधे और प्राणी जात, तापक्रम, नमी और सभी मौसम के साथ साथ विस्तारित निर्माण की कालावधि के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि मृदा जलवायु की दशाओं, भू आकृतियों एवं वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती रहती है और यदि उक्त नियंत्रण दशाओं में परिवर्तन हो जाए तो आंतरिक रूप से भी परिवर्तित हो सकती है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण, मृदा जनन, फेटोजेनेसिस सर्वप्रथम अपचय पर निर्भर करती है। यह अपचयी पदार्थ की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपचयित प्रवाह या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। परवार एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष ह्यूमन्स के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण घास एवं फंस की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती है और बिल बनाने वाले जानवर कणों, पार्टिकल्स को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों का पुंज अंबार छिद्र में एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है। यह पेडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है। मृदा निर्माण के कारक, सेल फॉर्मेटिंग फैक्टर्स। 5 मूल कारक होते हैं। पहला, मूल पदार्थ जैसे शैलें, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं, समय। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं एवं एक दूसरे के कार्यों को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु मृदा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि, आर्द्रता।
तापक्रम में मौसमी में दैनिक भिन्नता। मूल पदार्थ एवं शैल पेरेंट मटेरियल्स। मृदा निर्माण में मूल शैल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल शैल कोई भी स्वस्थानीय इन सिटू या उसी स्थान पर अपसहित शैल मलबा अपशिष्ट या लाए गए निक्षेप परिवहनकृत मृदा हो सकती है। मृदा निर्माण गठन मलबा के आकार संरचना एकलवर्धक कणों मलबा के कणों का विन्यास तथा शैल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय को प्रकृति एवं उनकी दर तथा आवरण की गहराई मोटाई और विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार शैल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती है, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन यंग तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती तो मृदाओं एवं मूल शैलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ छूना क्षेत्रों लाइमस्टोन एरियाज में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रियाएं विचित्र पेक्युलर होती है, मिट्टियाँ मूल शैल से स्पष्ट संबंध दर्शाती है। स्थल आकृति या उच्छावस टोपोग्राफी। स्थल आकृति या उच्छावस को टोपोग्राफी कहते हैं। मूल शैल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के आच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृति धरातली एवं उपसतही अप्रवाह की प्रक्रियाओं को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली थिन तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी थिक होती है और निम्न ढालों जहाँ अपरदन मंद एवं जल का परिसरण परकोलेशन अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी क्ले के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी का रंग भी गहरा यानी कि काला हो जाता है। मध्य अक्षांशों में दक्षिणोन्मुख सूर्यों की किरणों से अनावृत ढालों के वनस्पति एवं मृदा की दशा भिन्न होती है एवं उत्तरोन्मुख ठंडे नम दशाओं वाले ढालों पर अन्य प्रकार की मिट्टी एवं वनस्पति मिलती है। जैविक क्रियाएं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। वनस्पति आवरण एवं वन्य एवं जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं, मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमन्स प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमन्स बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमन्स एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। आर्द्र उष्ण एवं भूमध्यरेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि तथा क्रिया सघन होती है तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमन्स की मात्रा कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस क्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले लिग्नोमिनस पौधों के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान होस्ट पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारण करता है। चींटी, दीमक, केंचुए, पतंग, रोडेंट्स इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी मैकेनिकल सा होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर से नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी को खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन परिवर्तित हो जाता है। कला विधि टाइम। काला विधि मृदा निर्माण में काला विधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रिया के प्रचलन में लगने वाले काल समय की अवधि मृदा की परिपक्वता और उसके पार्श्विक प्रोफाइल का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विक का विकास करते हुए कार्यरत रहती है। थोड़े समय पहले रिसेंटली निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमालयन टिल से विकसित मृदाएं तरुणा युवा यंग मानी जाती है तथा उनमें संस्तर होरिजन का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट स्पेसिफिक कालावधि नहीं है। ये आपके अभ्यास प्रश्न। सातवां टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।